डिप्टी चीफ मीर नौरानी शायद मुझे मार देता, पर वह शायद कोहिनूर की परख करना चाहता था। उसे कोहिनूर की असलियत पर शक था, इसलिए ही उसने मुझे छोड़ दिया। मैं एक भेद भरी मुस्कान मुस्काई। यानी उन्होंने कोहिनूर की परख कर ली अब। तभी फरीदा सैमी को हुक्म दे दिया कि वो तुम्हें उड़ा दे। हो सकता है यही वजह हो सकता है मैं उसकी बात काट उसके शब्द पकड़ती बोली, मतलब कोहिनूर के अलावा कोई और वजह भी हो सकती है तुम्हें उड़ाने की। मैं हैरत में पड़ी। मैंने दिल्ली में आज रात मीर नौरानी से मिलना है, उससे कोहिनूर की पेमेंट लेनी है। शायद पेमेंट बचाने के चक्कर में ही उसने फरीदा सैमी के हाथों मेरा कत्ल। कहाँ मिलेगा ये मीर नूरानी? मैंने उसके शब्द छीने। उसी दौरान ही हम बाहर खड़े टैक्सी के पास पहुँचे। दिल्ली चलो, वहीं बताऊँगा। यहीं बता दिया तो तुम मुझे यहीं मार कर डाल जाओगे। कर्नल सैमी फीकी हंसी हंसा। तुम्हें इतनी आसान मौत अभी कहाँ मिलेगी? मैं घुर्राई। तुम्हें तो दिल्ली पहुँचकर अपना हल्फिया बयान देना है। तुम्हारे चक्कर में तो मेरी सहेली लैला फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रही है। अभी डालो डिग्गी में से। फिर मैंने डिग्गी खोली। कारिंदों ने बोरी की तरह कर्नल सैमी को डिग्गी में पटक दिया। अगले ही पल डिग्गी लॉक करके हम एयरबेस की तरफ निकल गए। रास्ते में ही मैंने मोबाइल द्वारा वहाँ की स्थानीय पुलिस को कर्नल सैमी की दोनों नकली बेटियों की बाबत बताया और उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली पहुँचाने को कहा। अगले आधे घंटे बाद हमारा हेलीकॉप्टर जीवित कर्नल सैमी को हमारे संग दिल्ली लिए उड़ रहा था। कितनी अजीब बात थी, जिसका मुर्दा हमारे सामने दफन किया गया था वही जिंदा हमारी कैद में था। इस सब का श्रेय उस कोहिनूर को जाता है जिसका नाम था राजू खन्ना, जो उनमें एक मामूली सा कॉफ़ी बेचने वाला शख्स था। वच उसने जान पर खेल के एक पर एहसान का बदला चुकाया था। वच एक चुंबन मेरे मुंह से उसकी शान के लिए निकला। कर्नल सैमी हेलीकॉप्टर में बॉन्ड ने पूछा, अब आइलैंड पर आप कोहिनूर मीर नूरानी को सौंप चुके थे, तो फिर आपने मुझसे क्यों वायदा किया कि आप 20 करोड़ डॉलर के एवज में हीरा मुझे सौंपेंगे? कर्नल सैमी धूर्तता से हंसा। मिस्टर बॉन्ड, आपको इंग्लैंड में दूतावास में देखते ही मैं समझ गया था कि आप कोहिनूर हिंदुस्तान में खैरियत से पहुंचाने के बहाने मेरी टोह लेने आए हैं, खबर लेने आए हैं। फिर जब आइलैंड पर यही हकीकत आपने मेरे सामने खोल दी कि आप मुझे पहचान गए हैं, तो मेरे आगे यही रास्ता था कि वही करूं जो आप मुझसे चाहते हैं। साफ लफ्ज़ों में आप मुझे शीशे में उतार रहे थे, मैं आपको शीशे में उतार रहा था। बाय द वे, आपको कैसे पता चला मैं वही अल्बर्टो सैमी हूँ जो 20 साल से पहले एक मिशनरी परिवार का कत्ल करके भागा था। डेविड बिकस को तो जानते होंगे आप। ओह! इस शब्द ने ही कर्नल सैमी की हवा निकाल दी। डेविड बिकम वो शख्स था जिसने तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी से नया चेहरा दिया था। तकरीबन 3 महीने पहले डेविड बिकस की हार्ट अटैक से मौत हुई, पर मरने से पहले डेविड बिकस ने पुलिस के सामने कबूला कि उसने अपने जीवन में कई अपराधियों के चेहरे प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बदले हैं। उसने एक फाइल बना रखी थी जिसमें मुजरिम के पहले वाले चेहरों के अलावा उसको प्रदान किए नए चेहरों की भी तस्वीरें थी। बस उस फाइल में हमें तुम्हारा भूतपूर्व चेहरा दिखाई देगा, उसके सामने ही तुम्हारा वर्तमान चेहरा था। इधर हमें कोहिनूर के लिए पहुंचे भारतीय दल की तस्वीर में तुम्हारा वर्तमान चेहरा दिखाई दिया, और फिर हो गया 2 और 2 4, हम हो गए आपके पीछे। नीला जी, ये राज कैसे खुला कि मैं कब्र में जीवित हूँ? सैमी बोला। उसी बच्चे ने जिसका गला घोटकर आपने उसे इमरजेंसी दरवाजे से बाहर फेंक दिया था, उसी ने हमें बताया। ओह! कर्नल सैमी फिर पंचर हो। मरने का ढोंग आपने कैसे किया? बॉन्ड ने पूछा। मेरा पहले से ही प्लान यही था कि प्लेन में ही सबकी हत्या करता, कोहिनूर सहित नूर ईरानी के साथ बांग्लादेश निकलूं, फिर पाकिस्तान चला जाऊं। पर नीला डार्लिंग मेरी प्लानिंग जान चुकी थी, अतः इसी से निजात पाने के लिए मैंने कोमा में जाने का नाटक किया। इससे पहले बॉन्ड को बता दिया कि मैं नीला डार्लिंग को फांसी की सज़ा दिलवाने के बाद ही उसे कोहिनूर दूंगा और उससे 20 करोड़ डॉलर लूँगा। बस बॉन्ड ने नीला को मेरे कहने पर उकसाया और नीला भड़कती हुई हॉस्पिटल में मेरे पास पहुंची। वहाँ मैं तो पहले से ही तैयार बैठा था यह इसके हाथों मरने का नाटक करने के लिए। मैंने प्राणायाम की विधि अपनाई और रीमा और नीला मेरे कत्ल के जुर्म में फंस गई। फांसी तो उसकी तय ही थी। मैंने सांस रोक ली, इसने समझा मैं मर गया। ऐन वक्त पर राजू खन्ना ने तुम्हें ताबूत से बाहर निकलते देख लिया। कर्नल सैमी अफसोस भरी सांस लेता बोला, जब मैं ताबूत से निकल रहा था तो मुझे सामने पड़ी कुर्सियाँ खाली लगी थी, पर जैसे ही मैं मुड़ा खड़ा हुआ तो मुझे कुर्सी पर बैठे राजू का सिर दिखाई पड़ा। मैं दुविधा में पड़ गया कि राजू ने मुझे देखा है कि नहीं। बस मैं जब वेटिंग हॉल से बाहर निकला तो वो मेरे पीछे आया। मैं समझ गया कि वह मेरे पीछे लगा हुआ है। बस फिर मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए क्या क्या किया, यह सब आप जानते ही हैं।